वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो है उसको। चलिए फटाफट डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। पहला सीरीज हमारा होता है डेज एंड इवेंट्स का। उसमें 16 नवंबर को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन 1994 में यूनेस्को ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती की वर्षगांठ में इसको शुरू किया था। महात्मा गांधी का जन्म 1859 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1859 में पोरबंदर में। इसके बाद दूसरा हमारा न्यूज होता है नेशनल अफेयर्स का। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ने किया है प्रदर्शनी का उद्घाटन। नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका नाम वैक्सीन इंजेक्टिंग होप है। इसका काम यह है कि इस पूरे प्रदर्शनी का काम यह है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और यह जो है वो लंदन के साइंस म्यूजियम ग्रुप के साथ ये साझेदारी के तहत किया गया है और यह प्रदर्शनी 18 जून 2023 तक चलने वाला है। इसके बाद दूसरा न्यूज़ डिफेंस से है। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का तीसरा संस्करण आयोजित करेगा भारत। कब करेगा? 15 से 16 नवंबर को आयोजित हो रहा है ये। सी विजिल 2022 क्या है? जितने भी तटीय क्षेत्र हैं हमारे, जैसे भारत का ये निचला हिस्सा आप स्क्रीन पर अगर शो हो रहा है, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं ये और जितने भी तटीय फोर्स हैं वो सब मिल के अपने जो तटीय क्षेत्र के रक्षा के लिए समन्वय का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना इसमें जो है प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह जो परिकल्पना है वो 2018 में भारतीय समुद्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा न्यूज़ हमारा होता है इंटरनेशनल अफेयर्स से। इसमें 15 नवंबर को 8 अरब हुई है दुनिया की आबादी। किसने अनुमान लगाया? संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान लगाया है कि अब दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक और अनुमान लगाया कि 2030 तक 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन तक आबादी इस पृथ्वी की हो जाएगी। इसी के साथ यह अनुमान लगाया गया कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है अभी तक। 1950 के पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसके बाद 14 नवंबर को हुआ है दूसरी भारत कनाडा काउंसलर वार्ता। इसमें क्या हुआ है, कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नई दिल्ली में हुआ है ये। और इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। जो कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं वो भारतीय हैं यानी सिख हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। और इसका जो अगला संवाद है 2023 में कनाडा में होगा। इसके बाद G20 समिट से आया न्यूज़ है। G20 की मंत्रियों ने लॉन्च किया है $1 अरब महामारी फंड। इससे क्या है कि अगला जब महामारी है उससे निपटने के लिए यह फंड जारी किया गया। इसकी जो मतलब अमाउंट है वो $1.4 बिलियन है। विश्व बैंक इसमें ट्रस्टी के रूप में काम करने वाला है इस फंड के। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ है G20 समिट से ही 17वां जी शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ है। इसमें 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जो है वो ऋषि सुनक से भी बातचीत की है। इसी के तहत G20 के जो नेता हैं वो कौन से थीम पर बात करने वाले हैं ये भी डिसाइड हुआ है। एक साथ ठीक हों और मजबूत हों, ये इसका थीम है। 3 कार्य क्षेत्र में ये लोग बात करने वाले हैं। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर ये लोग बात करने वाले हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति से मिले PM ऋषि सुनक से भी मिले हैं और जो है वो G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करके आएंगे 2023 के लिए। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की अगली सीरीज में है COP27 जो मिस्र के शर्म अल शेख में हो रहा है। वहाँ पर भारत ने शुरू किया है इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है। इन आवर लाइफ टाइम अभियान में क्या होगा कि 18 से 23 वर्ष के जो भी युवा होंगे उनको उनकी अस्थायी जीवन शैली को परिवर्तित किया जाएगा और उनको संदेशवाहक के रूप में प्रमोट किया जाएगा। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट की भी शुरुआत की थी। उसी के तहत पर यह योजना जो है COP में शुरू की गई। COP के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे एक ग्लोबल शील्ड करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ग्लोबल शील्ड क्या है? जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 कंट्रीज की एक पहल है। G7 कंट्रीज का मैंने आपको ट्रिक बताया था, जूस एंड
जीएफ, जूस एंड जीएफ, इसमें 7 कंट्रीज होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के V20 समूह से सहयोग इनको मिलने वाला है। सबसे पहले 3 कंट्री जिसको आर्थिक सहयोग मिलेगा, पाकिस्तान, घाना और बांग्लादेश, इस पहल के तहत सब धन प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। बिजनेस और इकोनॉमी से हमारा तीसरा न्यूज होता है, अक्टूबर 2022 में भारत का निर्यात 17% घट गया है। ये एक चिंता वाली बात है जो कि आप लोग जानते रहिएगा। यह जो डेटा है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा न्यूज होता है बिजनेस एंड इकोनॉमी से ही, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति यानी CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये घटकर हुई है 6.77%। 14 नवंबर को जारी किया गया है, ये भी सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है ये डेटा। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई में 7.41% की कमी आई है। और जो RBI है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी जानने वाली बात है। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की अगली सीरीज में देख लेते हैं। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या फिर से बढ़ोतरी हुई है। ये अमेरिका की एक ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल संख्या में 11.8% से बढ़ के 21% हो गई, जिसमें भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में देख लेते हैं। मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो है सदस्य के रूप में चुना गया है। 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को चुना गया, 4 तो ये हैं, बाकी 6 को देख लेते हैं। बाकी 6 हैं शिव केशवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, महिला हॉकी कप्तान जो है रानी रामपाल, फेंसर भवानी देवी, रोवर बजरंग लाल और पूर्व शॉट पुटर ओम प्रकाश सिंह। इसके बाद अगला हमारा जो सीरीज है अपॉइंटमेंट्स की सीरीज से प्रसार भारती के CEO नियुक्त किए गए हैं गौरव द्विवेदी, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। गौरव द्विवेदी कौन थे? वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। इनको वह वर्तमान में क्या कर रहे हैं? MyGov के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी COB के CEO हैं MyGov के। इसके साथ वह प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। अगला हमारा सीरीज है ऑर्बिटरीज से, जो निधन में जो व्यक्ति चर्चा में रहे हैं वो केविन कॉनरॉय आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। केविन कॉनरॉय ये हैं। बैटमैन अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो उसके जो एनिमेटेड सीरीज थी उसमें उसको इन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसको इन्होंने बनाने में मदद की थी। उसके साथ ही अभी उन्होंने हाल ही में वार्नर ब्रदर्स की फाइटिंग गेम मल्टीवर्सेज में बैटमैन की आवाज़ भी दी थी। इसी के साथ अगला जो हमारा है वो अवार्ड्स में है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है मिस्टर कार्लोस साउरा को, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये कौन थे? डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद इनको जो है कहाँ पर दिया जाएगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह 53वां संस्करण है। संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। कब से होने वाला है? IFFI का 53वां संस्करण 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होने वाला है। यूनिसेफ द्वारा सुझाए गए बच्चों के फिल्म पैकेज को इस साल IFFI में पहली बार पेश किया जाएगा, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। कौन किया है? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर को ये पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। कहाँ पर दिया जाएगा? राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। पुरस्कार को पाने वाले सूचियों में हम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अंचता शरत कमल को मिलेगा टेबल टेनिस में। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 25 खिलाड़ियों को मिलेगा। 4 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नियमित श्रेणी में और 3 प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में चुना गया है। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अंकुजी सी एथलेटिक्स को, धर्मवीर सिंह हॉकी को, BC सुरेश कबड्डी को, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलीट्स को दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक
देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेलों में बढ़ावा देने के लिए योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेल को बढ़ावा देने के लिए। इसी के साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार भी 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला हमारा न्यूज़ होता है स्पोर्ट्स से। इसमें अर्जुन बबूता, मेहुली घोष, कल भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन न्यूज़ में आया हुआ तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं। जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बबूता, मेहुली घोष और इन लोगों ने जीता है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के डेगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने जीता है। फाइनल में किरण अंकुश जाधव और इला वेनिल वलारिन को हराया था इन्होंने। इसके बाद संदीप बिश्नोई ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा न्यूज़ है स्पोर्ट्स से ही। सिंहराज, मनीष नरवाल, दीपेंद्र सिंह ने जीता है रजत पदक। कहाँ पर? पैरा ओलंपिक पदक विजेता जो हैं सिंहराज, मनीष नरवाल की भारतीय पिस्टल टीम ने दीपेंद्र सिंह के 15 नवंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित हुई शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में SH1 इवेंट में रजत पदक जीता हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है, मर्सिडीज़ के जार्स रसेल जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्होंने जीता है 2022 का ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स। बस यही लाइन याद रखिए आप लोग, बाकी और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यह जो F1 2022 सीजन में मर्सिडीज़ की पहली जीत है, ये भी याद रखने वाली बात है। बाकी स्पोर्ट्स के सेक्शन से अगली न्यूज़ है, कोहली यानी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव 2022 T20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल हुए हैं। मोस्ट वैल्यूड टीम आईसीसी की एक जो है वो 11 प्लेयर्स की लिस्ट निकलती है, उसमें ये शामिल हुए हैं। इसमें इंग्लैंड के जो जॉस बटलर हैं T20 विश्व कप का कप्तान बनाया गया है इनको। इसमें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी टीम में रखा गया है, ये जानने वाली बात है। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस पर सप्ताह भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत की है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया है इसको। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी छात्र क्रेडिट योजना और श्रम विभाग के मुख्यमंत्री सारथी योजना नाम से 4 नए योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। आंध्र प्रदेश से अगली न्यूज़ है, अनुभवी तेलुगु अभिनेता घट्टा मनेनी कृष्णा का हुआ है निधन। घट्टा मनेनी कृष्णा अगर न्यूज़ में आए तो कहाँ से होंगे? ये आंध्र प्रदेश से हैं, यहाँ के जो है तेलुगु अभिनेता थे। इसके साथ ही ये कांग्रेस के पूर्व सांसद भी रह चुके थे, ये जानने वाली बात है। इसके बाद हरियाणा से अगली न्यूज़ है, 19 नवंबर को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू जो है ब्रह्म सरोवर में गीता यज्ञ में भाग लेने वाली हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन भी करेंगी। इसमें अगला जो न्यूज़ है वो मेघालय से। मेघालय में वांगला महोत्सव के 46वें संस्करण का आयोजन का समापन हुआ है। कहाँ पर? मेघालय में। इसे जो है 100 ड्रम्स महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना ढोल टाइप यानी ड्रम्स टाइप 100 लोग जो है वो एक साथ आके उसको त्यौहार में को मनाते हैं, यानी ढोल बजाते हैं और त्यौहार मनाते हैं। इसमें क्या होता है, उर्वरता के लिए जो सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ताकि जो है फसल वसल अच्छी हो। इसके बाद मैप्स इन न्यूज़ के सीरीज में आज हम लोगों को देखना है बोस्फोरस जलडमरू मध्य। बोस्फोरस जलडमरू मध्य जो है वो टर्की के बीच में, यानी जो एशिया में तुर्की है और जो यूरोप में तुर्की है, उसके बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बोस्फोरस। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस्तांबुल भी है, ये भी टर्की है और ये भी टर्की है।
इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है, यह अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला दुनिया का सबसे सकरा जल डमरू मध्य है, सबसे सकरा जल डमरू मध्य है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।